दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी 14 साल की लड़की की है जिसके साथ किसी ने जबरदस्ती की और उस बच्ची ने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया और वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी के बारे में उस बच्ची को खुद भी पता नहीं है। तो आगे क्या होगा? क्या उस बच्ची के पेरेंट्स को ये बात पता चल पाएगी? और यदि पता चल भी गया तो क्या वो इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे और क्या वो अपनी बेटी को समझ पाएंगे? आइए इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम जम्मू शहर के एक परिवार को देखते हैं। उस परिवार में हनी नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती है। हनी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा महीने में 20,000 रुपए ही कमाते हैं। हनी अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी है। हनी हर सुबह एक अजीब से सपने के साथ उठती है। उसे सपने में हर रोज कोई तंग करता है और ये डरावने सपने उसे तब से आने शुरू हो गए जब से उसके साथ वो हादसा हुआ था। उस हादसे के बाद हनी के चेहरे पर एक खामोशी सी छा गई है। वो ना किसी से बात करती है और ना ही कभी मुस्कुराती है। हनी हर दिन की तरह आज भी स्कूल के लिए रेडी हो रही है। लेकिन जब हनी अपने आप को शीशे पर देखती है, पहले से वो काफी मोटी होती जा रही है। हनी के पापा उसे अपनी स्कूटी में बिठाकर स्कूल छोड़ने जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं हनी क्लास ले रही थी। अचानक उसे चक्कर आ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। हनी की मैडम उसे कमरे में लेकर जाती है और उसे होश में लाकर नींबू पानी पिलाती है। यहाँ उसके पापा को स्कूल से कॉल आती है कि हनी को अचानक चक्कर आ गया था। उसकी मैडम हनी के पापा से पूछती है कि क्या हनी ब्रेकफास्ट करके नहीं आती? उसे आप अच्छे से खाना खिलाया कीजिए। अभी तो वो ठीक है, लेकिन एक बार आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। फिर हनी की माँ और पापा उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर जब हनी का स्कैन करती है तो उसे यकीन नहीं होता कि क्या ये सच है। फिर वो हनी के पेरेंट्स को अपने पास बुलाती है। वो उनसे कहती है कि मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसे सुनने के लिए हिम्मत रखनी होगी। वो ठीक है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हनी के पापा को अपने कानों पर यकीन न हुआ और वो उल्टा डॉक्टर पर ही चिल्लाने लगे। फिर वो वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। दोनों इतनी ज्यादा टेंशन में थे कि उनके गले से पानी भी नहीं जा रहा था। वो पूरी तरह अपने होश आवाज खो चुके थे। हनी अपने पापा से पूछने लगी कि मुझे बताओ कि आखिर डॉक्टर ने क्या कहा, मुझे क्या हुआ है? उसके पापा ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर हनी की माँ ने वही किया जो हर माँ बाप इस सिचुएशन में होते तो शायद वो भी यही करते। वो गुस्से से हनी को थप्पड़ मारने लग जाती है और कहती है, तूने ये क्या किया? क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? हमने तुम्हें पूरी आज़ादी दी, किसका बच्चा लेकर आ गई है अपने पेट में? हनी के पापा हनी को मारने से उसकी माँ को रोकते हैं, लेकिन हनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि इस बारे में उसे खुद ही नहीं पता था। हनी के पापा उसके पास जाते हैं और एक अच्छे पिता की तरह उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या ये सब तुम्हारी मर्जी से हुआ है या फिर किसी ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की है? हनी बताती है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है और वो रोते हुए उठकर वहाँ से बाथरूम में चली जाती है। ये सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा फील होता है कि हमारी बच्ची के साथ ये क्या हो गया। वो हनी के पास जाते हैं तो वो बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और अगले दिन हनी की माँ उसे अपने साथ एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। वो वहाँ जाकर डॉक्टर से कहती है कि हमें अपनी बच्ची का अबॉर्शन कराना है। लेकिन वो डॉक्टर जब उसकी उम्र पूछती है और फिर जब उसे पता चलता है कि ये एक 14 साल की बच्ची है, इसलिए वो कहती है कि ये एक लीगल मैटर है और आपको इसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा और कोई भी अबॉर्शन नहीं करेगा क्योंकि लड़की नाबालिग है और इसमें आपकी बेटी की जान भी जा सकती है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। जब हनी की माँ वहाँ से वापस आती है तो वहाँ उसे एक औरत एक देसी दवा देती है और कहती है इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ हनी के पापा एक और डॉक्टर से मिलते हैं। वो डॉक्टर उन्हें एक लॉयर के बारे में सजेस्ट करती है। उस लॉयर का नाम नैना था। वो बताती है कि उसका एक एनजीओ है और वो औरतों के लिए काम करती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो एक औरत है। इस केस के लिए उससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और यहाँ हनी की माँ उसे वही दवा पीने को दे देती है। तभी हनी के पापा नैना को लेकर अपने घर आ जाते हैं। नैना बताती है कि मैं एक लॉयर हूँ और ऐसे केस मैंने बहुत से देखे हैं। ये सुनकर हनी की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो उसके पापा को बुलाकर उसे कहती है कि हमें कोई केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ना और मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए।
यदि लोगों को पता चल गया तो कैसी कैसी बातें होंगी। और आपको पता ही है कि परम के साथ क्या हुआ था। उसके साथ भी किसी ने जोर जबरदस्ती की थी और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और जब उसने उसके खिलाफ केस कर दिया तो कुछ दिन के बाद परम की लाश मिली थी। मैं नहीं चाहती कि हनी के साथ भी ऐसा ही हो। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और कहने लग जाती है कि हम उसके बच्चे को भी अपना लेंगे। इस पर हनी के पापा चिल्लाने लग जाते हैं कि मेरी हनी 14 साल की बच्ची है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर नैना उन दोनों को समझाती है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अगले दिन हनी के पापा उसे थाने लेकर जाते हैं। थाने में पुलिस वाले हनी के साथ बहुत पोलाइटली पेश आते हैं। वो हनी के पापा से कहते हैं कि आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ऐसे केसेस हमने बहुत सारे देखे हैं और उनको अच्छे तरीके से हैंडल भी किया है। वो हनी से सवाल करते हैं कि क्या स्कूल में ऐसा कोई है जो तुम्हें पसंद नहीं है। हनी कहती है ऐसा कोई नहीं है। फिर वो पूछते हैं कि कोई बस में, कोई टीचर, कोई कजन, कोई तो होगा ऐसा। और फिर हनी एक नाम लेती है कि अमन सर, और इतना कहकर वो उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर पुलिस हनी के पापा से पूछते हैं कि ये अमन कौन है। वो बताते हैं कि वो हमारा पड़ोसी है और हनी वहाँ मैथ का ट्यूशन लेने जाती थी। दरअसल अमन एक गांव का रहने वाला है और वो शहर आकर किराए के मकान पर यहाँ रहता है और वो बच्चों को मैथ की ट्यूशन देता है। अगले सीन में हम नैना को कोर्ट में जाते हुए देखते हैं। वो कोर्ट में जज के सामने अपील करती है कि 14 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और वो बच्ची प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका अबॉर्शन करने के लिए कोई भी डॉक्टर तैयार नहीं है और हमें जल्द से जल्द परमिशन दी जाए ताकि हम उस बच्ची का अबॉर्शन करा सकें। और यहाँ पुलिस अमन को ढूंढना शुरू कर देती है। वहाँ एक पान की दुकान वाला आदमी बताता है कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है, वो कोई भी नशा नहीं करता और टाइम पर अपनी उधारी चुका देता है। फिर पुलिस वालों के दिमाग में आता है कि ये पान वाला तो सिर्फ नशीली ही चीजें बेचता है, तो जब अमन कोई नशा नहीं करता तो फिर इसके पास उधारी किस बात की, मतलब कुछ तो गड़बड़ था। और उस पान वाले ने अमन को तुरंत ही इस बात की खबर कर दी कि उसे पुलिस ढूंढ रही है। वो तुरंत ही जम्मू से फरार हो गया और फिर पुलिस अमन के गांव सरूर के लिए रवाना हो जाती है। और यहाँ नैना जज से कहती है कि हमारा टाइम निकला जा रहा है, अबॉर्शन के लिए इतना वक्त नहीं है। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें उस लड़की का स्टेटमेंट चाहिए। और यहाँ हनी के परिवार और नैना के लिए एक एक दिन बहुत कीमती था। नैना को डर था कि हनी की माँ की बात कहीं सच न हो जाए। हनी रात को सो भी नहीं पा रही थी, उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। फिर हनी के माँ पापा और नैना उसके पास आते हैं। उसके पापा उससे कहते हैं कि तुझे याद है जब तू छोटी थी और रास्ते में तुझे एक कुत्ता तंग करता था, तो मैंने कहा था कि तू रास्ता बदल ले, किसी और रास्ते से स्कूल चली जाया कर, लेकिन तब मैं गलत था। हर बार रास्ता बदल लेना सही नहीं होता। मुझे उस वक्त तुम्हें सच्चाई से सामना करना सिखाना चाहिए था और तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने को कहना चाहिए था, लेकिन मैं गलत था, मुझसे गलती हुई है। जिसने तेरे साथ गलत किया उसे हमें छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो किसी और हनी को भी काट लेगा। इस तरह वो हनी को हिम्मत देते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो इस स्ट्रेस में कुछ कर न बैठे। और नैना कहती है कि हमें तुम्हारा फुल स्टेटमेंट चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तब जाकर हमें तुम्हारी अबॉर्शन की परमिशन मिलेगी। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हनी एक नॉर्मल लड़की की तरह खुशी खुशी स्कूल जाती है। क्लास में हनी को मैथ में प्रॉब्लम्स जा रही थी, इसलिए उसकी क्लास का लड़का उसे बताता है कि हमारे ही पड़ोस में एक मैथ टीचर आए हैं जिनका नाम अमन है और वो बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। हनी घर जाकर अपने माँ पापा से बात करती है कि हमारे सामने ही मैथ के टीचर आए हैं, क्या मैं उनसे ट्यूशन ले सकती हूँ। हनी के पापा उसे तुरंत ही हाँ कर देते हैं कि पड़ोसी में तो है, इसमें क्या प्रॉब्लम, तुम चली जाया करो। इस तरह हनी रोज ट्यूशन जाने लगी। एक दिन अमन हनी से कहता है कि तुम्हें मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए तुम क्लास के बाद यहीं रुक जाना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। उस वक्त हनी को कुछ फील नहीं हुआ और वो क्लास लेकर घर चली जाती है। अगले दिन अमन ने सारे बच्चों की छुट्टी की थी, लेकिन हनी को इस बारे में पता नहीं था कि आज क्लास बंद है और वो ट्यूशन के लिए चली जाती है। वो कहता है तुम्हारी मैथ्स की वजह से मैंने तुम्हें अकेले बुलाया है ताकि तुम्हें मैं अच्छे से समझा सकूं। वो हनी को एक डीवीडी देता है कि ये तुम नीचे रहने वाले अंकल को दे दो और कहना कि इसे फुल वॉल्यूम में सुने। फिर हनी अंकल को सीडी देकर आ जाती है। अमन को पता था कि अब उसकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए वो
हनी को खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसका सीडी देने का प्लान यही था कि हनी की चीखने की आवाजें किसी को भी सुनाई ना दें। हनी के स्टेटमेंट की उन लोगों ने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो जज को दे देते हैं, लेकिन जज का कहना था कि हम सिर्फ सीडी देखकर कोई फैसला नहीं ले सकते, ये कोर्ट है और कोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं। और फिर नैना अगले ही दिन हनी और उसके माता पिता को कोर्ट में लेकर आती है, लेकिन जैसे ही हनी कोर्ट में जाती है तो बाहर ही मीडिया खड़ी थी। उस रिपोर्टर लड़की का नाम गगन था। वो कहने लग जाती है कि ये है हनी जिनका रेप हुआ है और इनके बच्चे का बाप गायब है, और वो तरह तरह के सवाल हनी से करने लग जाती है। नैना वहाँ आकर रिपोर्टर गगन पर चिल्लाने लग जाती है कि ये है आपकी इंसानियत, एक बच्ची से आप किस तरह के सवाल कर रही हैं? वो बच्ची कितनी डरी हुई है, अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि उसकी तकलीफ क्या है। इस बात से गगन की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और फिर वो लोग कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पुलिस को अमन मिल जाता है। वो उसे पकड़कर कोर्ट में पेश करते हैं। अब सारे सबूत मिल चुके थे। नैना कहती है कि अब हमें अबॉर्शन की परमिशन दे दी जाए। कोर्ट 14 दिन के लिए अमन को रिमांड में रखने को कहती है और हनी के लिए कहा जाता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसलिए वो इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ये सुनकर हनी के परिवार की पूरी उम्मीदें टूट चुकी थी, क्योंकि जितना जरूरी अमन को सजा दिलाना था उतना ही जरूरी हनी का अबॉर्शन कराना भी जरूरी था। लेकिन अब दिन बीतते जा रहे हैं, हर एक दिन उनके लिए बहुत मायने रखता है। नैना हनी के माँ पापा से कहती है कि हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन उसके माँ पापा अब ये बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। और यहाँ अमन के गाँव में उसके पिता को एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि उसका बेटा रेप केस में पकड़ा गया है और अमन का पिता एक पैसे वाला आदमी था। उसका आदमी शहर में किसी को कॉल करके कहता है कि हमें बड़े से बड़ा वकील चाहिए, छोटा सा बलात्कार का केस है। और ये बात सुनकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक बच्ची के साथ हुई नाइंसाफी को एक छोटी सी बात कह रहे हैं, और फिर उसकी सोच भी कितनी छोटी होगी। खैर, वो लोग शहर जाकर एक वैभवी सचदेवा नाम की वकील से मिलते हैं, जो एक टॉप क्रिमिनल लॉयर में से एक है। उसने बड़े से बड़ा केस लड़ा है और उसकी जीत भी हुई है। यहाँ नैना को हनी की माँ का कॉल आता है। वो कहती है कि अब हम क्या करें, हनी के दिन चढ़ रहे हैं, हम किसी भी हॉस्पिटल में एबॉर्शन करा सकते हैं। लेकिन नैना इसके लिए मना करती है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। और यहाँ वैभवी अमन के पिता के साथ अमन से मिलने जाती है। अमन उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद ही ये चाहती थी, मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। लेकिन वैभवी ने ऐसे बहुत से केस देखे थे, उसे पता था कि अमन झूठ बोल रहा है और वो उसके पिता से एक सुनवाई के लिए 2 लाख की मांग करती है, क्योंकि इस केस में मीडिया भी इन्वॉल्व था और उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती थी। और अब उनके केस की हाई कोर्ट में सुनवाई थी, जहां जज एक लेडी थी और उसकी भी 14 साल की एक बेटी है। नैना की सारी दलीलें सुनने के बाद जज का कहना था कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसलिए इसके लिए एक डॉक्टर हायर किया जाए और उस बच्ची का चेकअप किया जाए कि उसके अबॉर्शन के चांसेस हैं या नहीं। और अपोजिशन लॉयर अभी भी चुप थी, क्योंकि उसे केस को ज्यादा लंबा खींचना था। और अब हनी के एग्जाम की डेट आ जाती है। वो एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसे स्कूल जाने से मना करती है, लेकिन उसके पिता उसे अपनी स्कूटी में बिठाकर वैसे ही ले जाते हैं जैसे पहले लेकर जाते थे। और जब हनी स्कूल पहुंचती है तो हनी के साथ सब लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं, जैसे सब लोग हनी के साथ खड़े हों। उसकी लड़ाई में वो भी उसका साथ दे रहे थे। इस बात से हनी के पिता भी खुश हो जाते हैं और उन्हें थोड़ा हौसला मिलता है। और अब हनी का चेकअप हो चुका था। अगली सुनवाई में डॉक्टर जज के सामने उसकी रिपोर्ट्स पेश करते हैं और डॉक्टर बताते हैं कि प्रेगनेंसी के 24 हफ्ते कंप्लीट हो चुके हैं और बच्ची के लिए ये खतरनाक हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर जज फैसला करते हैं कि हम परमिशन नहीं दे सकते। सॉरी। इस बात से नैना को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये 24 हफ्ते कोर्ट के प्रोसीजर में ही गुजरे हैं, इन 24 हफ्तों के लिए ये बच्ची जिम्मेदार नहीं है। और फिर वैभवी नैना से कहती है कि अमन को दोषी साबित करने में काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन इस बच्ची के पास ज्यादा वक्त नहीं है। मतलब साफ था कि वैभवी नैना को डरा रही थी और उसे नैना की कमजोरियां भी पता थी, क्योंकि वो पहले वैभवी के असिस्टेंट रह चुकी है। और अब अगली सुनवाई 3 दिन बाद होनी थी।
और अगले दिन हनी के घर उनके पड़ोसी वेदी अंकल वहाँ आते हैं। वो कहते हैं कि आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हनी के माँ पापा उसके साथ चले जाते हैं। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अमन का पिता अपने आदमी के साथ मौजूद था। वो हनी के पिता के सामने अपने हाथ जोड़ रहा था कि मेरा अमन ऐसा नहीं है, वो बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, इससे मेरे बेटे और आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप केस वापस ले लीजिए, मैं आप जितना चाहें उतना पैसा देने को तैयार हूँ। हम इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में आपकी बेटी का अबॉर्शन कराएंगे, उसकी पढ़ाई का खर्चा, विदेश जाने का खर्चा, सब कुछ मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो आगे कुछ और कहता इससे पहले हनी के पिता वहाँ से चले जाते हैं। घर आकर हनी की माँ उसके पिता से कहती है कि शायद अमन का पिता सही कह रहा था, क्योंकि ये केस तो बहुत लंबा खींचा जाएगा, पता नहीं कब तक हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और हमारे पास वक्त भी कम है और वो पैसे देने को भी तो तैयार है। क्यों ना हम केस वापस लेकर अपनी बेटी का अबॉर्शन करा लें और हमें इस लड़ाई से किससे जीतना है। तभी हनी वहाँ आ जाती है और वो कहती है कि हम इतना आगे आकर अब पीछे नहीं हट सकते। बच्चे बच्चे को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। हनी की माँ उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ जज आज घर पर उदास बैठी थी। वो अपनी बेटी से कहने लगी कि उस चेयर पर बैठकर कभी कभी बहुत घुटन होती है। सही क्या है गलत क्या है हमें पता है, फिर भी सही फैसला लेने के लिए हमारे हाथ बंधे होते हैं। उसकी बेटी उससे कहती है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे मेरी माँ पर प्राउड फील हो कि जिसने एक सही फैसला सुनाकर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। अगली सुनवाई में वैभवी ने हनी के परिवार पर ये इल्जाम लगाया कि हनी ने जो कुछ भी किया किसी के कहने पर किया। मतलब हनी के पिता की सैलरी सिर्फ 20,000 रुपए है, उससे वो अपना घर कैसे चलाते होंगे। हनी के पिता ने ही अपनी बेटी को अमन के घर भेजा ट्यूशन लेने के लिए और इन लोगों ने जानबूझकर एक शरीफ इंसान को फंसाया है ताकि उसके पैसे हड़प सकें। और इसे प्रूफ करने के लिए वो एक सीडी भी दिखाती है जिस पर वही वीडियो रिकॉर्ड हुई थी जब हनी के माँ पापा अमन के पिता से मिले थे। और वो इस वीडियो को इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे हनी के माँ पापा उनसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और अमन का पिता उनसे कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। और जब वैभवी कोर्ट से बाहर जाती है तो उसे उसकी बेटी का कॉल आता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी माँ हैं, आप एक बच्ची की लाइफ खराब कर रहे हो। तभी हनी वैभवी के पास आती है और उसे उसकी चाबी देकर चली जाती है, क्योंकि उसकी चाबी रास्ते में गिर गई थी। इससे पहले कि वैभवी उसे थैंक यू कहती, हनी वहाँ से चली जाती है। अगली सुनवाई में नैना सीमा नाम की लड़की को कोर्ट में पेश करती है। दरअसल सीमा अमन के गांव से बिलोंग करती है और अमन ने सीमा के साथ भी जबरदस्ती की थी और वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। सीमा के पेरेंट्स ने उसका इलीगली अबॉर्शन करा दिया था, लेकिन हनी के पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं। और फिर वो अमन के खिलाफ 5 रिटन कंप्लेंट्स पेश करती है जो 5 अलग अलग लड़कियों ने अलग अलग जगह पर अमन के खिलाफ दर्ज की थी। और फिर भी उसे कॉलेज से नहीं निकाला गया और शायद उसे इसलिए नहीं निकाला गया कि उनको डर था कि कहीं उनका नाम न खराब हो जाए। और फिर हनी को भी कोर्ट में बोलने का मौका दिया जाता है। वो कहती है कि ये मेरी बॉडी है और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का फैसला मैं क्यों नहीं ले सकती, ये बॉडी मेरी है। फिर मेरे पापा, नैना दी, सब लोग आपसे क्यों परमिशन मांग रहे हैं? क्या मेरी बॉडी पर मेरा कोई हक नहीं है? जज साहिबा हनी की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं। और अब कोर्ट का फैसला ये होता है कि अभी के अभी शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों से हनी का चेकअप कराया जाए और जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट सबमिट की जाए। और फिर कोर्ट में रिपोर्ट्स आ जाती हैं और फिर जज साहिबा बताती हैं कि 3 डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि हनी का अबॉर्शन हो सकता है और ये अबॉर्शन उनकी निगरानी में होगा। कोर्ट जल्द से जल्द इस अबॉर्शन को करने का ऑर्डर देती है और अदालत अमन भारद्वाज को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाती है। और ये सुनकर हनी का परिवार ही नहीं बल्कि वैभवी भी खुश थी, क्योंकि उसे भी हनी की तकलीफ का एहसास हो गया था और वो भी चाहती थी कि उस बच्चे को इंसाफ मिले। और इस तरह हनी को इंसाफ मिल जाता है। दोस्तों, हमारे देश में कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हो जाता है लेकिन वो कभी किसी को बताती नहीं है। यदि उन्होंने अपने पेरेंट्स को बता भी दिया तो हर किसी के पेरेंट्स हनी के पेरेंट्स जैसे नहीं होते। 80% पेरेंट्स
इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनकी बदनामी हो, इसलिए कभी कोई अपनी बेटी को न्याय दिलाना ही नहीं चाहता। यदि हर बेटी के पास ऐसे पेरेंट्स होंगे तो वो बेटी कैसी भी मुसीबत में हो, लेकिन वो कभी अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। वो मजबूत बनेगी और दुनिया से लड़ेगी। तभी हमारे समाज से ऐसे दरिंदों का खात्मा होगा। नहीं तो ये दरिंदे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे और हमारे देश की बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी, न घर में, न स्कूल में, न गलियों में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।